अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साद। आज हम करने लगे हैं थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस। स्टार्ट में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है। इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड मीन्स इंटर बिटवीन, लैंगर मीन्स टू चूज और सेलेक्ट। सो इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू चूज बिटवीन। वेक्सलर ने इसको साइकोलॉजिकली डिफाइन किया है। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद इट्स इन्वायरमेंट। हमें इंटेलिजेंस की लिटरल डेफिनेशन और एक मेन डेफिनेशन याद करनी जरूरी है। फिर हम आ जाएंगे थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर। थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस में जो इंपॉर्टेंट थेरीज हम करने लगे हैं वो है फैक्टर थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस। फैक्टर थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस वो थेरीज है जो फैक्टर एनालिसिस के नतीजे में वजूद में आई हैं। फैक्टर एनालिसिस एक स्टैट्स की टेक्निक है जिसमें दरअसल हम जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनकी इंटर कोरिलेशन करते हैं। जो हाईली कोरिलेटेड आइटम्स होते हैं वो हम एक फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं। इसके नतीजे में जिस तरह कोई सवाल हैं जो मैकेनिकल रीजनिंग से रिलेटेड हैं वो आपस में कोरिलेट करेंगे, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल हैं वो आपस में कोरिलेट करेंगे, जो इंग्लिश फ्लुएंसी से रिलेटेड हैं वो आपस में कोरिलेट करेंगे। इस तरह वो आइटम्स जो एक दूसरे के साथ होमोजीनियस हैं, मिलते जुलते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो पर्सन जिसको एक इंग्लिश का आइटम अच्छा आता है उसको दूसरा इंग्लिश का आइटम भी अच्छा आता होगा। और इस तरह से जो एक ब्रॉड एक है स्कोप है वो हमारे पास दरिया कूजे में बंद हो जाता है और एक फैक्टर में सामने आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम कोई नॉवल या कोई बड़ी जो बुक है उसको हम समराइज करते हैं तो एक पैराग्राफ में हम पूरे का पूरा कंक्लूजन नॉवल का लिख लेते हैं। इसी तरह से फैक्टर एनालिसिस के नतीजे में जो बहुत ब्रॉड हमारे पास जो क्वेश्चन है या डोमेन्स हैं या आइटम्स हैं वो छोटे होकर कंबाइन होकर एक सब टेस्ट के अंदर एक छोटी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं जिसको हम फैक्टर कहते हैं, वन फैक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट इज अ टेक्निक to identify group of abilities or behavior or traits that are related to one another. So this technique is usually applied to several specific subtests, each designed to measure specific cognitive ability. For example, one test may require test taker to remember a series of number called out by the tester. So अब वो जो नंबर वाले हैं वो सब हम अंदाजा लगाते हैं कि उनमें उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट हाई होगा और वो एक कॉमन फैक्टर बनाएंगे। दरअसल आपने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने फैक्टर एनालिसिस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस लिखने से पहले। अब हम आते हैं हमारी जो मेन आती है हमारे पास मेन थेरी। जो पहली थेरी है वो स्पीयरमैन थेरी ऑफ इंटेलिजेंस है। इसी थेरी को टू फैक्टर थेरी भी कहते हैं और इसके अलावा इसको स्पीयरमैन थेरी भी कहते हैं। दो नाम है इसके। 1927 में ये प्रपोज हुई। दरअसल ये जो थेरीज हैं सारी की सारी फैक्टर एनालिसिस वाली, ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है, इनकी एप्लीकेशन है दरअसल साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में। जो हमने डिफरेंट टेस्ट बनाने हैं ना जो इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। इंटेलिजेंस अदरवाइज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम कैसे इंटेलिजेंस मेजर करें, हमें कैसे पता चले कि कौन पर्सन ज़हीन है और कम ज़हीन है, किस चीज़ में अच्छा है। तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चनएयर की ज़रूरत थी। जो डिफरेंट क्वेश्चनएयर रिलेटेड टू इंटेलिजेंस बनाए गए हैं वो दरअसल इन थेरीज के ऊपर बेस्ड है। पहले थेरी बनती है फिर टेस्ट बनता है, टेस्ट डेवलपर किसी थेरी के ऊपर काम करता है। तो जो पहली थेरी है हमारे पास वो हमारे पास आती है टू फैक्टर थेरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन का मानना था इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं दीज शुड बी बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक फैक्टर और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। यानी जो एक पर्सन ज़हीन है वो हर एक डोमेन में ज़हीन होगा। एक बंदा जो समझदार है, लाइक है, वो यूजुअली मल्टीपल चीज़ों में ज़हीन और लाइक होगा और उसके बाद किसी एक चीज़ के अंदर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। मसलन एक पर्सन का ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल 120 है और उसके बाद उसकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो दरअसल उसकी ओवरऑल एग्रीगेट 120 भी होना उसका जी फैक्टर है ओवरऑल IQ, और उसका मैथ्स में तेज़ होना S फैक्टर है, यानी वो स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ में अच्छा है। तो दरअसल उसका ये मानना था कि एक बड़े बालून की तरह जी फैक्टर है और उसके अंदर ये S फैक्टर है। ये जो ओवरऑल बिग बालून है ये जी फैक्टर कंसिडर होगा। तो इस तरह देयर इज एन ग्लोबल एग्रीगेट जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इट इज फिल्ड विद स्मॉल स्पेसिफिक फैक्टर्स। कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। तो इस तरह से ये जो एप्टीट्यूड है ये स्पेसिफिक फैक्टर पर मुश्तमिल होता है और एक इंटेलिजेंस टेस्ट को एक ओवरऑल एग्रीगेट मेजर करना चाहिए जिसके नतीजे में ये IQ टेस्ट बनने शुरू हुए थे ना। IQ भी एक ओवरऑल एक जनरल एग्रीगेट देता है ना, और उसमें कुछ सब टेस्ट होंगे, स्मॉल टेस्ट होंगे जो S फैक्टर मेजर करेंगे कि स्पेसिफिकली पर्सन किस चीज़ में अच्छा है। क्रिटिसिज्म क्या आया कि दरअसल S फैक्टर्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया कि इनको हम कैसे कितने डिफरेंट किस्म के स्पेसिफिक एबिलिटी टेस्ट हो सकते हैं और इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, अरिथमेटिक टेस्ट माइट टैप बोथ G एंड S फैक्टर्स ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटी। इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट होती है, एक सिंगल स्कोर IQ का जी फैक्टर है और जो
मैथ्स के अंदर स्पेसिफिक उसकी एबिलिटी है जो अच्छा है, और इंग्लिश के अंदर और वर्बल रीजनिंग के अंदर वो नहीं अच्छा है, तो मैथमेटिकल एबिलिटी में अच्छा होना उसका ये वाला फैक्टर है, एस फैक्टर हमारे पास आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पास यानी ये एस फैक्टर है, उसके बाद जो अगली थ्योरी क्रिटिसिज्म के नतीजे में आई कि ये नहीं पता चल रहा कि दरअसल जो आती हैं एक तरह से जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये कैसे मेजर किया जाए, उसमें हमारे पास आती है थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। थर्स्टन की थ्योरी को ही मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, थर्स्टन थ्योरी भी कहा जाता है, और उसके अलावा हम इसको एक तरह से 7 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। 7 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, ये नंबर 1 है, वर्बल वर्ड फ्लुएंसी सेकंड, परसेप्चुअल स्पीड, मेमोरी नंबर्स, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटीज, और फिर ये रीजनिंग। ये 7 टेस्ट हमारे पास बनते हैं। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में किस किस्म के आइटम्स शामिल होंगे, जिसमें हम वर्ड मीनिंग्स वगैरह, वोकेबुलरी, इस तरह की चीजें होंगी। वर्ड फ्लुएंसी में प्रॉब्लम्स जो एक तरह से राइमिंग वर्ड्स हैं और उनकी फ्लुएंसी, हाउ दे आर रिलेटेड, सिमिलर हैं, अपोजिट हैं, ये होगा। नंबर्स जिसमें वर्ड्स को याद रखना है, स्पेशल विजुअलाइजेशन, चीज़ कितनी दूर, कितनी नज़दीक और कितनी डेप्थ में है, मेमोरी ओवरऑल याद रखना किसी चीज़ को, परसेप्चुअल स्पीड, किसी भी चीज़ की विजुअल डिटेल्स को ग्रैस्प करना कि वो कौन सी चीज़ करीब है और कौन सी दूर है, और रीजनिंग ओवरऑल क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। तो इस तरह ये 7 फैक्टर, पीछे मसला था ना कि स्पेसिफिक फैक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो थर्स्टन ने इसको हल करने की कोशिश की है और 7 फैक्टर मॉडल पर प्रपोज किया है कि दरअसल इंटेलिजेंस इज एन ओवरऑल एग्रीगेट जी फैक्टर, वो तो बात समझ आ गई, और स्पेसिफिक 7 एस फैक्टर्स 7 है। अब इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुआ कि इंटेलिजेंस इतनी छोटी चीज नहीं होती है कि वो उसको हम 7 डोमेन्स में मेजर कर सके, बल्कि ये तो मल्टी फैसेटेड होती है। इंसानी इंटेलिजेंस तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, तो 7 डोमेन्स